साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं और वह यह है कि लगभग पिछले एक दशक से जो रिच क्लास है, जो अमीर लोग हैं, उनका रुझान एग्रीकल्चर लैंड की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। यानी कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन करने की दिशा में वो लोग बढ़ रहे हैं। जब किसी भी चीज का, किसी भी इंडस्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होता है या उसकी शुरुआत होती है तो वो मुख्य तौर पर पूंजीवादी देश से ही स्टार्ट होती है। यानी कि कैपिटलिस्ट लोग ही कॉर्पोरेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े फार्मलैंड्स परचेज आज के समय में अमीर लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको समझने के लिए कि किन कारणों की वजह से वो हो रहा है, उसको जानने के लिए हमें अमेरिका के अंदर हुए कुछ घटनाक्रम को और कुछ आंकड़ों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2020 के अंदर द लैंड रिपोर्ट एक पब्लिश हुई। उसमें यह खुलासा हुआ कि जो जेफ बेजोस हैं, जो अमेजोन को चलाते हैं, उनके पास जो लैंड होल्डिंग है वो है आज के समय में लगभग 4,20,000 एकड़। यानी कि 4,20,000 एकड़ लैंड के मालिक अकेले जेफ बेजोस आज के समय में है। ऐसा ही एक और आंकड़ा सामने आया उसी रिपोर्ट के अंदर। जो जॉन मेलोन नाम के एक व्यक्ति हैं, जो प्राइवेट लैंड ओनर हैं, उनके पास लगभग 2.2 मिलियन एकड़ की जो लैंड है वो उनके पास है। जनवरी 2021 के अंदर ही ये खुलासा हुआ कि बिल गेट्स ने भी अब ऐसे ही बड़े बड़े फार्म लैंड परचेज किए हैं और उनके पास जो टोटल लैंड है वो लगभग इतनी ज्यादा है कि पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर उसमें समा सकता है। यानी कि इतने बड़े बड़े फार्म लैंड्स अमीर लोग अब बना रहे हैं। और 2011 के बाद से इस तरह के फार्म लैंड्स का बनना, अमीर लोगों का इस सेक्टर में आना अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा है। जो टॉप 100 प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनके पास 2011 के अंदर जो लैंड थी टोटल, वो थी लगभग 32.7 मिलियन एकड़। वो 2020 में बढ़कर अब हो चुकी है 42.1 मिलियन एकड़। यानी कि लगभग 10 मिलियन एकड़ का इजाफा पिछले एक दशक में अमेरिका के अंदर हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े बड़े फार्म लैंड्स ये अमीर लोग एकदम से अब क्यों परचेज कर रहे हैं, कि यानी कि एग्रीकल्चर लैंड की तरफ इनका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है। उसके कारण बेसिकली दो है। एक तो अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ बल्कि अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लैंड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा तेजी से अब बढ़ रही है। और दूसरा कारण ये है कि हमने कोविड में भी देखा कि सिर्फ मात्र एक एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो नेगेटिव आज के समय में नहीं जा रहा। उसने ग्रोथ दी इवन कोविड के टाइम पे भी, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, एग्रीकल्चर तब भी पॉजिटिव ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ता रहा। और उसी के साथ साथ एकमात्र लैंड ऐसी चीज है जिसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, जिसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। तो अमीर लोग लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एक कॉर्पोरेटाइजेशन करने की दिशा में लेकर इन कारणों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से वो ये चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर है वो मार्केट ड्रिवन हो जाए। यानी कि मार्केट ये तय करे कि एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस है उनका रेट क्या होगा, किस कीमत पर वो बिकेंगे, जिसकी वजह से जो डेवलप्ड देश हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की जो सब्सिडी है उसका भी WTO के अंदर खुले तौर पर विरोध करवाते हैं अपने नेताओं के माध्यम से। और जिसको लेकर WTO लगातार ये करने की कोशिश करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो सब्सिडी, जो प्राइस इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो बंद किए जाएं, कम किए जाएं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक टसल WTO में भी बनती है सब्सिडी को लेकर। और वही दूसरी तरफ जो डेवलप्ड देश हैं वो अपने देश के फार्मर्स को हाई अमाउंट ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो लगातार जिस तरह से फार्मलैंड्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो छोटा किसान है वो खत्म होता जा रहा है और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो प्रॉपर तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से सब्सिडीज उनको देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एक तरफ तो जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो सब्सिडी का विरोध करते हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए, लेकिन अपने देश के अंदर वो बहुत भारी अमाउंट देते हैं सब्सिडी के तौर पर। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो अमेरिका ने 2020 के अंदर जो अपने फार्मर्स को सब्सिडी दी वो थी लगभग 46 बिलियन की।
जो 1993 के समय पे मात्र 2.5 बिलियन डॉलर की होती थी। तो इतना बड़ा इजाफा आया है, यानी कि बड़े बड़े अमीर लोग बड़े बड़े फार्म लैंड जब बनाते जाएंगे और उनके कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा लैंड आने लगेगी, तो जो छोटा किसान है वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला जाएगा। और जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर से जो मीडियम, स्मॉल और मार्जिनल लेवल पर काम कर रहे हैं वो लोग खत्म होते जाते हैं, तो वो बेसिकली एक पहला स्टेप होता है उस इंडस्ट्री के अंदर मोनोपोली क्रिएट करने का। यानी कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो किसी भी देश के गिने चुने लोगों के हाथ में ही रहेगी, जिसकी वजह से वो लोग फिर उनके प्राइस डिसाइड इजीली कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्शन है वो बल्क में होगा। इसी के बैकड्रॉप में अगर हम देखें तो लेकिन जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन बहुत छोटे अमाउंट में होता है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटाइजेशन का जो नजरिया है वो अब एग्रीकल्चर पर भी लागू करने की कोशिश की जा रही है, और लैंड एकमात्र एसेट के रूप में आज के कॉर्पोरेट की नजर में देखा बेसिकली जा रहा है, जिसकी वजह से वो लोग तेजी से बड़े बड़े फार्म लैंड्स डेवलप करने में लगे हुए हैं। और यूएस का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी एक आंकड़ा दिया, उसमें ये खुले तौर पर निकलकर सामने आया कि जो पूरे के पूरे अमेरिका के अंदर लैंड है और उसमें जो रिच क्लास के पास जो उसकी लैंड होल्डिंग्स हैं, रिच क्लास के पास जिनका कंट्रोल है, रिच क्लास जिनके मालिक हैं, वो लैंड लगभग 30% है। यानी कि 30% यूएसए की जो लैंड है वो रिच क्लास के हाथ में है, जिसकी वजह से लगातार छोटा किसान खत्म होता जा रहा है। और अगर मैं टेक्सास के आसपास के एरिया की बात करूं, वहां पर कॉटन और टोबैको की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती थी। उस एरिया के अंदर भी बहुत बड़े बड़े फार्मलैंड्स बन गए, जिसकी वजह से छोटे किसान का जो सर्वाइवल है वो बहुत ज्यादा खतरे में वहां पर आ गया, और पूरी की पूरी जो लोकल कॉटन इंडस्ट्री थी वहां पर ठप हो गई, जिसकी वजह से टेक्सास के जो रूरल एरियाज हैं वहां की जो रूरल इकोनॉमी थी उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और एक छोटे किसान के बारे में जानने के लिए मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, और उसमें मुझे देखने को मिला कि अमेरिका के अंदर मैं एक लेडी के बारे में पढ़ रहा था जिनका नाम है लिटिका मार्शल। वो बेसिकली 10 एकड़ लैंड परचेज करना चाहती थी। तो 10 एकड़ लैंड परचेज करने के लिए उनको जो अमाउंट पे करना था वो था लगभग 1.75 मिलियन डॉलर। तो ये जो अमाउंट था वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक खुलकर बताया कि अमेरिका के अंदर जो यंग फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, उनकी आने की पॉसिबिलिटीज लगातार कम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। जब किसी सेक्टर के अंदर नए लोग नहीं आ पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो रिच क्लास है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। और वो मोनोपोली किस तरह से क्रिएट हो रही है, बेसिकली प्रोड्यूस भी वही करेंगे, फिर उसको प्रोसेस भी वही करेंगे, और वही लोग फिर उसको मार्केट में उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, उनके लिए ये चीज और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इनकम सोर्सेज हैं, तो वो और ज्यादा मैकेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी को यूज कर काम कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके पास स्मॉल स्केल पर और मार्जिनल स्केल पर लैंड है, वो इस चीज को उस लेवल पर उस टेक्नोलॉजी को कर यूज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लगातार अमेरिका के अंदर जो छोटे किसान हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अब इसी के बैकड्रॉप में अगला सवाल ये उठता है कि इन चीजों का सोल्यूशन क्या है, बेसिकली इसका अल्टरनेटिव मॉडल क्या है। अल्टरनेटिव इसके बेसिकली कुछ देखने को जो आज के समय मिल रहे हैं वो यही है कि या तो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो खुद कुछ रिफॉर्म्स और कुछ स्टेप्स लें और कहीं ना कहीं मार्केट की चीजों को भी समझकर अपने प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाएं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अवेलेबल किसान के पास नहीं है, यानी कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए वो किसान के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिसके पास छोटे थोड़ी जमीन के टुकड़े हैं वो स्टोरेज और कोल्ड हाउसेज कैसे बना सकता है। तो उसके लिए ये जो फैक्टर है ताकि वो मार्केट में अपने प्राइस को डिसाइड कर सके, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट के लिए वो यह प्रॉब्लम है कि अगर बड़े बड़े फार्मलैंड्स बनते जाएंगे तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है किसान को, वो सब्सिडी का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा।
या तो गवर्नमेंट वो सब्सिडी को बंद कर देगी तो किसान एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, किसान सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर उनको वो देगी तो गवर्नमेंट सब्सिडीज को अक्सर बर्डन के रूप में देखती है, तो गवर्नमेंट के लिए वो प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो बड़े बड़े फार्मलैंड्स बनते जा रहे हैं, ये छोटे किसान की एग्जिस्टेंस को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन करने का एक नेटवर्क तैयार किया है, और उसमें लगातार जो WTO है स्पेशली, वो लगातार डेवलपिंग कंट्रीज को जरूर टारगेट में रखता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।